समाज सेवी हैं और विदेश में भी सर्विस कर चुके हैं, तो मेरा पूरा अनुभव है और कहता है कि उन्हें काफ़ी अनुभव होगा देश और दुनियादारी का। भाई आभास चंदेला जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आज के इस आइए दीपक भाई, स्वागत है आपका। आगे आज आरक्षण पर एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा गोष्ठी का आयोजन करने वाली हमारी कमेटी और इस गोष्ठी में भाग लेने वाले हमारे सभी सामने बैठे हुए साथी और सभी अतिथिगण, परमादरणीय हमारे रघुदयाल जी जिनके साथ हम उनके सानिध्य में काम करते आए हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़कर वंदन है। मेरे से पहले वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी। मुख्यतः सारी बातें उसी के आसपास ही रहने वाली हैं, क्योंकि बातें वही हैं। इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। शुरुआत में ओम प्रकाश जी ने कहा कि मैं जो एक आंदोलन राजस्थान में चला उसके बारे में भी कुछ चर्चा करूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कुछ इस तरह से जनरल अपनी बात रखूं जिसमें वो भी कवर हो जाए। सर का स्वागत है। आज हम यहाँ पर आरक्षण के इतिहास और वर्तमान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें एक इतिहास के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, जो है भेदभाव का इतिहास, जिसकी वजह से आरक्षण क्यों जरूरी है वो हमें समझ में आएगा। ये भेदभाव का इतिहास आज का नहीं है, ये हजारों सालों का इतिहास है। जो वर्ण व्यवस्था बना दी गई, जो कुछ मनुवादी सोच के द्वारा, मैं नहीं कहूंगा राजा मनु, मैं कहूँ मनुवादी सोच के द्वारा, वो मनुवादी सोच जो आज भी मौजूद है, उस मनुवादी सोच के द्वारा इंसान को इंसान से अलग बता दिया गया। उस मनुवादी सोच के द्वारा कर्म बता दिए गए कि ये वाला इंसान तो ये कर्म करेगा और ये वाला इंसान ये कर्म करेगा और ये वाला इंसान छोटा कहलाएगा और ये कर्म करेगा। वो मनुवादी सोच आज भी मौजूद है। मैं क्यों कह रहा हूं कि क्यों मौजूद है? क्योंकि आज भी हम वैसे भेदभाव के उदाहरण देखते आ रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। चाहे कहीं पर हमें सुनने में आता है कि दूल्हा घोड़ी पे चढ़ रहा है तो बारात रोक दी गई, ये वही मनुवादी सोच है। हमें ये भी सुनने में आया कि तमिलनाडु के अंदर एक दलित जाति से सरपंच चुना गया और मीटिंग में उसको नीचे बिठाया गया, ये भी मनुवादी सोच है। हम सामाजिक बढ़ावा तो दे रहे हैं कि हम भेदभाव तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी सोच तो नहीं बदल रही है। 1871 में कुछ समाजों को, कुछ समुदायों को, कुछ जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया। और वो क्यों किया गया सभी को पता है कि 1857 की लड़ाई में बहुत ज्यादातर जातियों ने, समूहों ने हिस्सा लिया था। तो अंग्रेजों ने दमन करने के लिए उनको क्रिमिनल ट्राइब बना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उस पर्टिकुलर जाति में, समुदाय में कोई भी बच्चा पैदा होगा तो उसका पंजीकरण थाने में कराना जरूरी है और हर महीने उसकी हाजिरी जरूरी है। और जब मर्जी, जहां मर्जी वो उसको पकड़कर जेल में डाल सकते हैं। मैं किसी एक समुदाय का नाम नहीं लूंगा। ये भी वो मनुवादी सोच है। हाँ, ये ठीक है कि आजादी के बाद उसको डीनोटिफाई कर दिया गया, जैसे SC, ST, OBC, BC, ये क्यों बनाए गए हैं? ये इसलिए बनाए गए हैं, इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि भाई हम कोई फायदा उठा लेंगे और हम कोई यहाँ के राजा महाराजा बन जाएंगे। इसलिए उठाए गए हैं कि हजारों सालों से हमें मौके नहीं मिले हैं, हमारा दमन हुआ है, हम शोषण हुआ है हमारा। इसलिए आज कम से कम कुछ ऐसी परिस्थितियां बना दी जाए कि हम बराबरी का कंपटीशन कर सके। जब हम हजारों साल से हमारे पूर्वज
नाली साफ करोगे, आप मोची का काम करोगे, आप बाल काटोगे, या हमसे कहा जाता था कि आप क्रिमिनल ड्राइव हो, आप जंगलों में रहोगे, तो फिर हमें बढ़ावा कहां से मिलता, हमें बराबरी के मौके कहां से मिलते, हमें पढ़ाई कहां से मिलती। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर एजुकेशन है, पढ़ाई है, शिक्षा है। तीन चीजें, तीन फील्ड ऐसी है जहां पर रिजर्वेशन देखा जाता है। एक शिक्षा के अंदर, दूसरा नौकरी के अंदर, तीसरा जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं सामाजिक, हमें जो प्रोत्साहन मिलता है उसके अंदर, मतलब राजनीति में। और दोनों, जो नौकरी और जो राजनीति वाला जो एंगल है, ये शिक्षा से ही आता है। अगर शिक्षा होती है तो नौकरी भी अच्छी मिलती है और राजनीति में भी या सामाजिक चीजों में भी आगे बढ़ावा मिलता है। और शिक्षा नहीं होती है तो कोई नहीं पूछेगा। तो इसका मतलब शिक्षा में भी ज्यादा बात होनी चाहिए। जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो। तो आज हम आपके सामने, आप और हम एक दूसरे के सामने दहाड़ रहे हैं, तो इसकी वजह है सिर्फ शिक्षा। यहां पर जितने भी बैठे हैं अपनी बात रख रहे हैं, शिक्षा की वजह से अपनी बात रख सकते हैं। यहां पर जितने बैठे हैं उनमें चेतना आई कि एक कुछ चिंतन मंथन हो रहा है, वहां चल के मैं बात सुनूं और अपनी बात रखूं, वो सिर्फ इसलिए कि वो शिक्षित है। लेकिन इतनी शिक्षा से काम नहीं चलेगा। हमें अगर समाज का उत्थान करना है, उठाना है, तो शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे भेदभाव की। आज के समय में मनुवादी सोच खत्म नहीं हो रही है। अभी मैं एक पर्टिकुलर कुछ लोगों का या कुछ दल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी मैं आपको ऐसा उदाहरण बताने जा रहा हूं कि अगर ऐसे इंसान के साथ ऐसा भेदभाव हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। 5 साल पहले जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी थे, कोविंद साहब, रामनाथ कोविंद जी, उनके साथ भेदभाव हुआ था, पता है आपको? जब नींव रखी जा रही थी पार्लियामेंट की तो उनको नहीं बुलाया गया। और आज 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, जब उसका फीता कट रहा था उस पार्लियामेंट का, तो आज के जो हमारे राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनको भी नहीं बुलाया गया। ये कौन सा, ये मनुवादी सोच है कि नहीं है कि नहीं है? इस सोच की हम बात कर रहे हैं। जब ऐसा भेदभाव राष्ट्रपति के साथ हो सकता है, तो आम इंसान तो बिल्कुल कीड़ा मकोड़े इनके सामने। इस भेदभाव को खत्म करने की जरूरत है। कुछ लोगों ने ठेका समझ लिया है अपना। अगर मैं बात करूंगा ब्राह्मणवाद की, तो ये मत समझना कि ब्राह्मणों के खिलाफ कोई बात कह रहा हूं। ब्राह्मणवाद अलग है, ब्राह्मण अलग है। ब्राह्मण हमारे भाई हैं, लेकिन जो पुरानी सोच ब्राह्मणवाद वाली, जिस सोच में भेदभाव था, जिस सोच में ये सोचा जाता था कि भाई जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो खाली ब्राह्मणों के लिए है, वो सोच ब्राह्मणवाद है। और इस देश को आज ब्राह्मणवाद की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज हम कर्म के आधार पर तो हम सब ब्राह्मण हुए, हम सब शिक्षा की फील्ड में हैं। जो फौज में वो क्षत्रिय हुआ, जो बिजनेस कर रहा है वो वैश्य हुआ, लालची हुए, चाहे वो कहीं से भी आता है, किसी भी परिवेश से आता है, हुआ कि नहीं हुआ? तो आज उस सोच को बदलने की जरूरत है। देर से पहले भीम भाई ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। देखिए, संविधान में गुंजाइश हमेशा रहती है, संविधान बहुत अच्छा बनाया गया है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल भी होता है, परिस्थिति के आधार पर भी कुछ बदलाव आते हैं। जो परिस्थिति आज से 50, 60, 60, 70 साल पहले थी, आज वो नहीं, आज उसमें बदलाव आया है। तो गुंजाइश रहती है। मैं गुंजाइश क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिन साथियों ने, मान लो मेरे परिवार ने अगर आरक्षण का फायदा लिया है अपलिफ्टमेंट के लिए, बढ़ावे के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए, तो हम आगे बढ़ गए हैं। और हमें जरूरत नहीं है तो हमें वॉलंटरली, अगर कोई कानून नहीं है तो वॉलंटरली उसको त्यागना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर कहीं पे 2 सीटें हैं और मैं उसमें
एलिजिबल बैठा हूं लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, तो कोई दूसरा बच्चा आके उसमें एडमिशन हो जाएगा। इससे किसी और को भी मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। ये बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ये भी होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी पुरानी बात पर आता हूं कि भेदभाव का इतिहास से देखिए हम आज समझ रहे हैं कि क्या क्या गलतियां हैं। उन गलतियों को सुधार कर हमें आज का वर्तमान बदलना है, और ये वर्तमान बदल रहा है। हमें इतना नकारात्मक भी नहीं होना चाहिए। आज सिचुएशन बदल रही है। राजनीति में हमारा अपने भागीदारी है। हम कह सकते हैं कि जैसे जाति का आधार पर सर्वेक्षण की बात हुई, अगर वो हो जाएगा भागीदारी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, लेकिन अभी कम है। अगर हम बात करें कि नौकरियों में जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, आरक्षण का ज्यादातर फायदा आपको सी और डी में देखने को मिलेगा, ए और बी में नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, बहुत कम, ना के बराबर। तो इसका मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी तो बहुत ज्यादा तो फायदा लिया नहीं है। सरकार को भी इस पर काम करने की जरूरत है, और हमको भी काम करने की जरूरत है कि हम खाली ग्रुप सी और ग्रुप डी लायक नहीं है, हम ग्रुप ए और ग्रुप में भी जा सकते हैं। तो हम इस तरह की मेहनत भी करनी है। अपने बच्चों को सिखाना है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी मत देखो, खाली ग्रुप ए और ग्रुप बी में भी जाओ, जहां पर असली नीतियां बनती हैं, जहां पर असली कानून बनते हैं, जो हमारा मुस्तकबिल, हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं, वहां पर जाने की जरूरत है। अंत में मैं कहूंगा इस तरह की गोष्ठी लगातार होती रहे तो कुछ चिंतन होकर अच्छी बातें सामने निकल कर आएंगी। बहुत बुद्धिजीवी वर्ग आज यहां बैठा है। मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज सब बैठकर प्रण लें, एक तो हम आपस में भेदभाव नहीं करेंगे। तनिक एक क्षण के लिए भी अगर हम किसी गरीब के घर में गए, मैं नहीं कहूंगा गरीब किसी जाति से होगा, किसी गरीब के घर में भी गए हैं तो पानी पीने में संकोच नहीं होना चाहिए, खाना खाने में संकोच नहीं होना चाहिए। अरे मुझे एक बात बताइए कि अगर उसी मान लो SC ST BC से कोई बच्चा पढ़ लिख जाता है, IAS बन जाता है, तो अच्छे मूंछ, बड़ी बड़ी मूंछ वाले पीछे बाबूजी करते हुए घूमते नहीं घूमते, फिर कहां जाती है फिर कहां चली जाती। हमको एक तो भेदभाव नहीं करना है। हम अपने आप से शुरू करें। हम सबका ठेका क्यों लें, हम अपना ठेका लें। हम भेदभाव नहीं करेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं, कसम खाएं, हाथ बढ़ाकर कसम खाएं, हम किसी इंसान में भेदभाव नहीं करेंगे। हम सबको बराबर समझेंगे, हम सबको अपने जैसा समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शानदार भाई आवाज जी। जैसे कि भाई साहब ने एक बार, मैं पहली बार मिला हूँ और बहुत बहुत साधुवाद रविंद्र भाई साहब को आवाज जी से मिलाने के लिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि ब्राह्मण हमारे भाई हैं, हमारी समस्या ब्राह्मणवाद और मनुवाद है। मैं कहता हूँ जिस दिन कि कमेरा वर्ग या बहुजन समाज सिर्फ इतना ही समझ ले कि मनुवाद, ब्राह्मणवाद और बहुजनवाद क्या है और कमेरा वर्ग क्या है, इस देश में जो पहले कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया था, वो फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है कि नहीं। सिर्फ इतने ही बात मैं कहता हूँ, ज्यादा नहीं समझना है कि जैसे आपने बोला कि हम कभी किसी गरीब के बाद, किसी जो तथाकथित जो दलित तो वैसे कोई नहीं, जो सब है बराबर इंसान है, हम उसके घर जाएं और अगर हम भेदभाव मिटा दें तो मैं कहता हूँ कि कमेरा वर्ग के अलावा, बहुजन समाज के अलावा कोई यहाँ शासन नहीं कर सकता। लेकिन बात वही है, मंच पे आते हैं, अमल करने में बहुत देर लगती है। लोग बोलते हैं कि हम पिछड़े हैं, राइट, बोलते हैं ना पिछड़े। हम वास्तव में पिछड़े नहीं है, हम क्या है, हम पिछड़े, राइट, हम पिछड़े हैं। आज भी हरियाणा में ये दो समुदाय जो है, जाट, गुर्जर, सैनिक समाज, अगर ये मिल जाए और जो SC ST मिल जाए, तो आप सोचिए क्या आपके बगैर कोई नीति बना सकता है? कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। और दूसरी तरह की बात है, हमारे भाई जो है दीपक चौधरी जी बैठे, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में अक्सर आता है, इन्होंने कई घपले जो नगर निगम में जो उठाए और
हमें अपना फक्र है कि रामेश्वर जी जहाँ तक अगर ऐसे ही लोग ईमानदार से आते रहे तो एक बात और भाई साहब सीख के जाना है हमें कि हम पिछड़े नहीं हैं, हम बिछड़े हैं। और जो भी माँ का सपूत इन पिछड़ों को जो मिला देगा वही वास्तव में चाहिए देश का उद्धार कर जाएगा। मानते हैं कि नहीं? अगर पिछड़ों को मिला दिया तो पिछड़ापन अपने आप खत्म हो जाएगा।